हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग आप सभी को। आज का जो क्लास है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्लास होने वाला है आप लोगों के लिए, और आप लोगों के भारी डिमांड पर मैं आज वो क्लास लेकर आया हूँ जिसकी सभी हमारे प्यारे विद्यार्थियों को और हमारे दोस्तों को बहुत ज़्यादा वेटिंग था। तो चलिए हम आज का जो टॉपिक है उस टॉपिक पे डिस्कशन करते हैं और बताते हैं क्या स्ट्रेटजी होने वाली है, क्या प्लानिंग होती है और क्या टिप्स है, क्या ट्रिक्स हैं, सारी चीज़ें बताऊंगा। और बहुत सारे डिमांड के बाद सर मुझे बोला गया सभी विद्यार्थियों के द्वारा कि सर ऐसे कैसे लिखते हैं और एग्ज़ाम में कैसे ऐसे लिखें जिससे हमें बेहतर से बेहतर नंबर मिल सके, क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं सर ऐसे लिखने में। तो चलिए आज हम उन सभी प्रॉब्लम्स का निदान कैसे करें उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कुछ ऐसे ऐसे होते हैं ना जो अक्सर एग्ज़ाम में आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, वो रिलेटेड होते हैं कुछ ना कुछ टॉपिक से। उस टॉपिक पे थोड़ा सा हम डिस्कशन कर लेते हैं, वो टॉपिक क्या होते हैं। तो पहला जो टॉपिक है मेरे प्यारे दोस्तों, पर्सनालिटीज़। क्या है? पर्सनालिटीज़। मेरे कहने का मतलब ये है कि बहुत बार एग्ज़ाम में आपके ऑप्शंस आते हैं, आप लोग देखते होंगे कि ऑप्शंस आते हैं और उन ऑप्शंस में हो सकता है कभी 3 ऑप्शन हो, कभी 4 ऑप्शन हो, कभी 5 ऑप्शंस भी होते हैं। उन 5 ऑप्शंस में से कोई एक पर आपको ऐसे लिखने होते हैं, राइट। तो उसमें करना क्या होता है, सबसे ज़रूरी बात ये ध्यान रखेंगे कि आप पहले अच्छे से सभी एसेस को पढ़ेंगे कि किस टॉपिक पर वो ऐसे दिए हुए हैं। ओके, और उसके बाद आप ये देखेंगे कि सबसे ज़्यादा किस टॉपिक पर आपका नॉलेज है और किस टॉपिक पर आप सबसे ज़्यादा जानते हैं। ये नहीं कि कोई ऐसा टॉपिक हम चूज़ कर ले जो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो मेरे लिए और उसके बारे में हमें नॉलेज नहीं हो, तो उस टॉपिक पे हमें ऐसे लिखने में बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम होती है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ठीक है, आप ये देखें कि कौन से एस्से पे हम सबसे ज़्यादा नॉलेज है हमें और किस पे ज़्यादा से ज़्यादा हम पॉइंट्स बना सकते हैं, किस पे ज़्यादा से ज़्यादा आउटलाइंस लिख सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है कि आप सही एस्से का चुनाव करें। और बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि बच्चे कुछ लाइंस हो सकता है रटे हुए होते हैं, याद किए हुए होते हैं, तो उनमें क्या कर लेते हैं, कुछ लाइंस तो वो रटा हुआ चीज़ लिख लेते हैं, फिर उसके बाद उनको एसेज लिखने में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होती हैं। तो पहली बात आप क्या याद रखेंगे कि हम उस एसे का सिलेक्शन करेंगे जिसके बारे में हम ज़्यादा से ज़्यादा जानते होंगे, राइट। तो हमने क्या कहा, क्लियर हुआ पहली बात। तो हम वो टिप्स और ट्रिक आपको बताने वाले हैं जिससे आप बेहतर से बेहतर ऐसे लिख सकेंगे और आपको प्रॉब्लम्स नहीं होगी और एग्जामिनर भी आपको दिल खोल के नंबर देगा। यानी 5 अगर मार्क्स का है तो 5 में 5 आपको मिलेंगे, अगर 10 मार्क्स का है तो 10 में 10, अगर 20 है तो 20 में 20 मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। बस जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ उसको आप अच्छे से देखेंगे, राइट। तो चलिए अब जो ऐसे आते हैं, है ना, वो टॉपिक्स जो होते हैं उनके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि किस टॉपिक से अक्सर एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वो टॉपिक्स हैं जो ऐसे आते हैं आपके, पहला पर्सनालिटीज़, है ना। वो पर्सनालिटीज़ पे आते हैं, वो हो सकता है किसी फ्रीडम फाइटर या जैसे महात्मा गांधी हो गए, भगत सिंह हो गए, सुभाष चंद्र बोस हो गए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो गए, उन लोगों के पर्सनालिटीज़ पे क्वेश्चन कभी कभी ऐसे पूछे जाते हैं, है ना, उन लोगों की। उसके बाद नेशनल इशू, है ना, उसके बाद जो टॉपिक्स हो सकते हैं आपके ऑप्शन में नेशनल इशू पे हो, जैसे कोई भी राष्ट्रीय मुद्दा है उसके ऊपर ऐसे आ सकते हैं। जैसे अभी मान लीजिए करप्शन हो गया, है ना, जो नेशनल इशू है। और बहुत सारे ऐसे हैं जिनके ऊपर हो सकता है, जैसे एजुकेशन इन इंडिया हो गया, है ना, ये नेशनल इशू है। वुमेंस एजुकेशन हो गया, है ना। तो इन सभी चीज़ों पे हो सकता है ऐसे देता है ना, उस टॉपिक पे भी बहुत बार एग्ज़ाम में प्रश्न आ जाते हैं आपके ऐसे से रिलेटेड। उसके बाद पॉलिटिक्स, यानी पॉलिटिक्स से भी रिलेटेड बहुत बार, है ना, आपके एग्ज़ाम में ऐसे पूछे जाते हैं। उसके बाद इन्वायरमेंट, पर्यावरण, है ना, इन्वायरमेंट पे भी बहुत बार आपके एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे
इन्वायरमेंट पे बहुत बार मैंने देखा है और एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे भी जाते हैं। उसके बाद सोशल इशू जो भी सामाजिक मुद्दा है ना, उसके ऊपर जैसे डॉरी सिस्टम हो गया है ना, इसमें मैंने लिख रखा है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं डॉरी सिस्टम है ना, इसके ऊपर भी प्रश्न पूछे जाते हैं। और जो भी चीज़ ट्रेंडिंग होती है ना, जो ट्रेंडिंग या सोशल इशू है या जो भी है, मिसलेनियस हो गया या इन्वायरमेंट या पॉलिटिक्स या नेशनल इशू, उस पर अक्सर पूछे जाते हैं। जैसे पिछले वर्ष की बात करें, कोरोना वायरस बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग था और उसमें आप देख सकते थे कि बहुत बार एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे गए है ना। और उस कोरोना वायरस में जो ऑप्शंस होते हैं ना, तो उसमें देखा होगा आपने कि उसमें कोरोना वायरस पे इससे आता ही आता था ऑप्शंस में। तो उसी प्रकार से इस बार का जो मैं थोड़ा सा गेस कर सकता हूँ, जो अभी प्रॉब्लम चल रही है अभी हीट वेव्स के बारे में, आप लोग बिल्कुल ध्यान रखेंगे। ये टॉपिक जो है बहुत अभी ट्रेंडिंग टॉपिक है, हो सकता है इस बार आपके ऑप्शंस में आ सकता है। तो बिल्कुल इस टॉपिक को आप लोग इग्नोर नहीं करेंगे और बहुत ही जल्द मैं इस टॉपिक पर भी आप लोगों के लिए ऐसे लेकर आऊँगा, राइट। नेक्स्ट आता है स्पोर्ट्स, है ना। स्पोर्ट्स में हो सकता है सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, इन सभी के बारे में भी आपके एग्ज़ाम में प्रश्न आ सकते हैं इससे से रिलेटेड। ओके, नेक्स्ट है मिसलेनियस, है ना। मिसलेनियस से रिलेटेड भी एसेज आते हैं। जैसे इसमें आपका आ जाता है काऊ पर, मदर पर, या आपके बेस्ट टीचर हो गए, ऐसे रिलेटेड टॉपिक्स पे भी एसेज पूछे जाते हैं। उसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी से भी रिलेटेड एसेज आपके मिल सकते हैं, है ना, टॉपिक्स आ जाते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ मैंने क्या कहा कि आप उस एसे का सिलेक्शन करेंगे, चुनाव करेंगे जो आप सबसे ज़्यादा जिसके बारे में आप नॉलेज रखते हो और जिसमें इजी हो आपको पॉइंट्स बनाने में, टॉपिक्स बनाने में, उस एसे का आप सिलेक्शन करेंगे, राइट। दूसरी बात, आप क्या ध्यान रखेंगे, जब ऐसे लिखेंगे ध्यान रखेंगे कि इजी लैंग्वेज का यूज़ करेंगे, है ना। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हम आसान भाषा का यूज़ करेंगे, है ना, ताकि एग्ज़ामिनर को पढ़ने में, है ना, और आप क्या लिखे हुए हैं उनको समझने में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, है ना। यानी ज़्यादा डिफ़िकल्ट लैंग्वेज का यूज़ नहीं करना है, ईजी लैंग्वेज का यूज़ करना है, ताकि उनको, है ना, आपने क्या लिखा है वो ईजिली उनको समझ में आ सके। ओके, उसके बाद उसमें आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स का यूज़ करें, है ना। जितना ज़्यादा हो सके, जब ऐसे लिख रहे हो ना तो उसमें एग्जाम्पल्स ज़्यादा लें। जैसे प्रोवर्ब्स, मुहावरे हो जाते हैं ना, मुहावरे, आइडम सेंस फ्रेजेस हो जाते हैं, उनका यूज़ हम ज़्यादा करेंगे। और जैसे हम ये यूज़ करते हैं ना मुहावरे वगैरह, आइडम्स, फ्रेजेस, तो उनको अंडरलाइन कर दिया करें आप, है ना, ब्लैक पेन से। जैसे हम कोई ऐसे लिखते हैं ना तो उसमें अंडरलाइन कर देते हैं, तो इससे इफ़ेक्ट पड़ता है ना। और मेन पॉइंट्स को अंडरलाइन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। वो अभी मैं बताऊंगा कुछ देर बाद, है ना, कि कैसे आपकी कॉपी सबसे बेहतर और सबसे यूनिक अलग दिखेगी। और जब आपकी कॉपी खुलेगी ना, तब आपकी कॉपी देखते ही एग्जामिनर का दिल, मतलब कहते नहीं कि मतलब वो इतना खुश हो जाएगा आपकी कॉपी देखते ही। और सुंदर एक और चीज़ है कि आप अच्छी हैंडराइटिंग, है ना, हैंडराइटिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, ये भी बहुत बड़ा फैक्ट है। तो हैंडराइटिंग तो आपकी अच्छी होनी चाहिए। और उसके बाद मैं तरीका बताऊंगा कि कैसे आप लिखेंगे तो कॉपी आपकी बहुत ज़्यादा सुंदर और इफ़ेक्टिव दिखेगी। उससे भी एग्जामिनर पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है और वो बहुत अच्छे मार्क्स आपको देंगे, राइट। नेक्स्ट है, आप सिंटैक्स का यूज़ करेंगे। सिंटैक्स का मतलब होता है मेरे प्यारे दोस्तों, सिंटैक्स का मतलब होता है आप सही सेंटेंस का यूज़ करेंगे। जैसे हम कभी कभी होता है ना कि जैसे हम लोग कभी कभी सेंटेंस का यूज़ जो करते हैं जिसमें सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट की बात करें, तो उसमें हम सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट सही वे में यूज़ नहीं करते हैं। यानी अगर मान लीजिए मैं कुछ देर के लिए एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मैंने कहा राम इट्स अ मैंगो, तो राम, मैंगो, इट्स अलग अलग लिखा हुआ है, इसको हम एक साथ सेंटेक्स करेंगे तो राम इट्स अ मैंगो होगा। यानी सही वे में सेंटेंस का फॉर्मेशन होना चाहिए, ये कहने का मतलब है। तो ये सेंटेक्स होता है। स्पेलिंग दूसरी बात है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। जैसे स्पेलिंग, वर्ड मीनिंग आप ध्यान रखें कि वर्ड गलत ना हो, है ना। और लास्ट में रिवीजन ज़रूर कर लें। आपने जो ऐसे लिखा है आपने, तो उसका रिवीजन एक बार ज़रूर कर लें कि कहीं गलती तो नहीं है, या कोई टॉपिक छूटा तो नहीं है, या कोई वर्ड तो गलत नहीं है, या कहीं सेंटेक्स में जो सेंटेंस हमने लिखा है वो कहीं तो गलत नहीं है। तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे। ओके, तो अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आप लोगों के लिए लिखे हैं जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं।
पहला है पोल्यूशन, ओके। नेक्स्ट है करप्शन, अनएम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन इन इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, टेररिज्म, इन्वायरमेंट, हेल्थ इज वेल्थ, पोल्यूशन इन इंडिया, डॉरिस सिस्टम, हीट वेव्स एंड कोरोना वायरस। ये तो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है आपका। हीट वेव्स में भी हो सकता है इस बार के एग्ज़ाम में आपके ऑप्शंस में देखने को मिल सकता है, तो आप इसको इग्नोर नहीं करेंगे। और बहुत जल्द मैं हीट वेव्स पे नेक्स्ट एस्से लेकर आऊँगा। अभी तो हमारे सभी विद्यार्थियों का डिमांड था कि सर आप अनएम्प्लॉयमेंट पर वीडियो लेकर आएंगे, एस्से कैसे लिखेंगे और मतलब स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, ट्रिक्स क्या होनी चाहिए, प्लानिंग क्या होनी चाहिए, वो तरीका क्या होता है जिससे मुझे बेहतर से बेहतर सर नंबर मिल सके। क्योंकि बहुत सारे बच्चे लिखते तो हैं इससे, लेकिन बस कहते नहीं कि जैसे मन किया वैसे लिखते चले गए, उससे आपको अच्छे मार्क्स कभी नहीं मिलेंगे दोस्तों, ओके। एंड माय डियर स्टूडेंट्स, तो क्या तरीका होना चाहिए, मैं अभी आपको वो चीज़ देने वाला हूँ जिसकी आप लोगों को काफ़ी देर से प्रतीक्षा थी। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे वो ऐसे लिखते हैं। तो आइए मैं आपको बताता है। चलिए देखिए, हमने एक ऐसे रेडी किया है आप लोगों के लिए, कैसे बेहतर से बेहतर आपकी कॉपी सुंदर दिखेगी। और जब एग्ज़ामिनर है ना, जब कॉपी चेक करने वाला जैसे ही आपकी कॉपी खोलेगा है ना, खोलेगा तो देखेगा कि क्या आपकी बेहतरीन हैंडराइटिंग, क्या आपने हेडिंग्स, क्या पॉइंट्स लिख रखे हैं, उससे बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। और जितना आप बेहतर कॉपी को लिखेंगे, डेकोरेट करेंगे, सजाएंगे, उतनी ही ज़्यादा अच्छी इंप्रेशन पड़ती है, राइट। तो कैसे करते हैं, जैसे जिस भी टॉपिक पर लिख रहे हो आप इससे, तो सबसे पहले आप उसको क्या करें है ना, ऊपर हेडिंग डालें, है ना। बहुत बढ़िया आप उसको मतलब ब्लैक अगर पेन है आपके पास और ज़्यादा क्लियर दिखे, मतलब बोल्ड पेन होना चाहिए, है ना, जिससे आप और दोनों को क्या करें, अंडरलाइन कर दे कि हम इस टॉपिक पर ऐसे लिख रहे हैं सर। जैसे ऐसे ऑन अनएम्प्लॉयमेंट, जैसे हमने जो सेलेक्ट किया है बेरोज़गारी पे, ओके। तो अभी तो हम आपको सिखा रहे हैं, इसलिए हमने जो टॉपिक चूज़ किया था, और हमारे डियर स्टूडेंट्स और बहुत सारे हमारे दोस्तों ने कमेंट्स में बताया था कि सर अनएम्प्लॉयमेंट पे बनाइए। फिर आप बताएंगे कि आपको किस टॉपिक पे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है इससे, तो बिल्कुल हम आपको बहुत सारे उससे रिलेटेड वर्ड मीनिंग और ढेर सारा बहुत सारा मतलब सेंटेंस लेकर आएंगे और प्रॉब्लम्स नहीं होगी आपको उसमें, ओके। तो चलिए आगे हम बात करते हैं इसमें। तो सबसे पहला काम क्या करना है आपको, एक ब्लैक पेन लेना है ना, और उसको अंडरलाइन कर देना है जिस भी टॉपिक पर आप लिख रहे हैं। जैसे एस्से ऑन अनएम्प्लॉयमेंट, जैसे हम अभी जो एस्से लिख रहे हैं वो बेरोज़गारी पर यानी अनएम्प्लॉयमेंट पे लिख रहे हैं, ओके। तो इस तरीके से आप फर्स्ट में क्या करोगे, इसको अंडरलाइन कर दोगे ब्लैक पेन से, ठीक है। और इससे क्या पता चलता है एग्जामिनर को कि जो भी स्टूडेंट्स है ना, जो भी विद्यार्थी जो इससे लिख रहा है वो आपका क्लियर होना चाहिए कि आप किस टॉपिक पे लिख रहे हैं। जैसे ऑप्शंस होते हैं ना, उस ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन को आपने चूज़ किया है वो क्लियर दिखना चाहिए कि हाँ ये जो लड़का है ना, इससे ऑन अनएम्प्लॉयमेंट पे लिख रहा है, ओके। नेक्स्ट, उसके बाद जो थर्ड वे होता है, वो तरीका होता है, उसमें क्या करते हैं, आप जिस भी टॉपिक पे लिख रहे हो उसका आप इंट्रोडक्शन लिखें, पहले परिचय लिखें, ठीक है। आप यूं ही जो मन करे आप लिखते चले जाओगे तो फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप ये देख सकते हैं कि कॉपी कितनी सुंदर लग रही है ना। पहले आप क्या करेंगे कि एक आउटलाइन चूज़ करते हैं, एक कोई भी ऐसे लिख रहे हो, किसी भी टॉपिक पे लिख रहे हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना। आप सबसे पहले एक मेन पॉइंट चूज़ करेंगे और उससे रिलेटेड, जैसे इंट्रोडक्शन बोलते हैं ना, उस तरीके से कोई भी टॉपिक ले रहे हैं उससे रिलेटेड आप इंट्रोडक्शन को लिखें, है ना। तो इंट्रोडक्शन में जैसे हमने यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में लिख रहे हैं, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, यानी मीनिंग ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हमने एक पॉइंट चूज़ किया है, राइट। तो इसी तरीके से जो भी आप टॉपिक पे ऐसे लिख रहे हैं तो उससे रिलेटेड आपको मेन पॉइंट्स ढूंढने हैं। यानी जितना आप पॉइंट्स उसमें से लिखोगे, जितना आप पॉइंट्स लिख सकते हो, बना सकते हो, है ना, वो आपकी थिंकिंग स्किल पे डिपेंड करता है कि आप कितना ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स सोच सकते हो। और जितने पॉइंट सोचोगे उसको आप, है ना, ब्लैक पेन से अंडरलाइन करोगे कि सर हमने ये चीज़ को, है ना, अंडरलाइन किया है और ये हमारा मेन पॉइंट्स है। और उससे रिलेटेड जो भी आप जानते हैं, जो बात आपको लिखनी है, वो आप ब्लू पेन से लिखेंगे। और इसमें भी जो भी मेन टॉपिक्स या कोई आइडम्स फ्रेजेस आप यूज़ कर रहे हैं तो उसको आप ब्लैक पेन से अंडरलाइन करेंगे।
मेरे प्यारे दोस्तों, बिल्कुल, है ना, ध्यान रखेंगे इन सब चीज़ों का। तो आप देख सकते हैं ना कि कैसा दिख रहा है इससे, और कितनी सुंदर दिख रही है जब हम इसको ब्लैक पेन से अंडरलाइन कर देते हैं, है ना, और जब मेन पॉइंट्स को बताते हैं कि जैसे मीनिंग ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है। जैसे कहता है अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स ओनली द सिचुएशन of not being able to find a job. Involuntary unemployment wherein a person who is willing to work at the exciting waves rates not get a job. Unemployment may be defined as a situation in which a person is capable of working both physically and mentally at the exciting wage rate but doesn't get a job to work. ओके, तो इसमें हमने इंट्रोडक्शन में इसके लिखा है कि बेरोजगारी होती क्या चीज़ है। बेरोजगारी ऐसी स्थिति क्रिएट होती है ना, जैसे बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं, बहुत सारे पर्सन हैं, यहाँ पर बहुत सारे यूथ हैं जो जॉब तो करना चाहते हैं, वो सक्षम भी हैं, एबल भी हैं, उनके पास एजुकेशन भी है, बट उन्हें जॉब नहीं मिल पाती है ना। सिचुएशन फॉर बीइंग एबल टू फाइंड अ जॉब, फिर भी वो जॉब खोजने में समर्थ नहीं है, उनको जॉब नहीं मिल पाती है, और इसको अनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं, अनैच्छिक बेरोजगारी। यानी कहने का मतलब है वो इच्छुक तो हैं रोज़गार करने के लिए, जॉब करने के लिए, बट उन्हें जॉब नहीं मिल पाती है। और बहुत बार देखिए, बहुत बार ऐसा भी होता है एट द एक्साइटिंग वेज, और जो वो मजदूरी चाहते हैं, है ना, जो मजदूरी रेट होता है ना, वो चीज़ उनको मिलना चाहिए, है ना, वो चीज़ से कम में भी वो जॉब करना चाहते हैं, फिर भी उन्हें जॉब नहीं मिल पाती है। तो इस तरीके से बहुत सारी ऐसी स्थितियां हैं, है ना, जिससे उन लोगों को जॉब नहीं मिल पाती है, और वो हर तरीके से काम करने में, जैसे फिजिकली एंड मेंटली की अगर बात करें, वो काम करने में सक्षम तो हैं, लेकिन फिर उनके अकॉर्डिंग उनको जो वेज रेट है ना, मजदूरी दर है, वो नहीं मिल पाती है, और वो एक अच्छा जॉब नहीं प्राप्त कर पाते हैं। ओके, तो इस तरीके से हम मीनिंग ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट को बताया कि हाँ सर, मीनिंग ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है। उसके बाद जैसे हम अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में आगे सोचेंगे ना दोस्तों, तो उसमें क्या करते हैं, फिर नेक्स्ट पॉइंट हमको सोचना पड़ता है। जैसे हमने फर्स्ट पॉइंट क्या सोचा था, मीनिंग ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ओके, मैंने इंट्रोडक्शन में ये चीज़ सोचा था। फिर दूसरा हम क्या सोच सकते हैं अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में। इसमें थोड़ा सा क्या होता है ना, आपको माइंड यूज़ करना पड़ता है, थोड़ा सा दिमाग चलाना पड़ता है, लेकिन जैसे ही ये चीज़ सोचते हो ना, फिर इसी के आपको मार्क्स मिलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे माय डियर स्टूडेंट्स कि आप जितना से ज़्यादा पॉइंट इसके बारे में सोच सकते हैं, और जितना सोचोगे उतनी ही मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। ओके, तो हमने नेक्स्ट पॉइंट क्या सोचा है, देखिए, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द अनएम्प्लॉयमेंट। ये कहता है कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं, यानी जवाबदेही है बेरोजगारी के लिए, यानी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने का कारण कह सकते हैं, या क्यों बेरोजगारियां बढ़ रही हैं, ऐसे कौन कौन से मेन फैक्टर्स हैं। तो उसके बारे में जैसे हम ये पॉइंट सोचेंगे, फिर उसके बारे में थोड़ा सा ना क्या करेंगे, थोड़ा ब्लू पेन से इसी के बारे में जो आपने पॉइंट्स जो चूज़ किया है उसके बारे में आप लिखेंगे, है ना। तो उससे क्या होगा ना, पहले तो आपने ब्लैक पेन से सेकंड पॉइंट चूज़ किया, एक हेडिंग डाला, फिर एक लाइन छोड़कर हमने सेकंड पॉइंट डालना है। ये भी ध्यान रखेंगे कि एक लाइन छोड़कर सेकंड पॉइंट को लिखना है, और उसके बाद जो भी पॉइंट्स डालते हैं उसी से रिलेटेड बातें हमें ब्लू पेन से लिखनी होती हैं। ओके, जैसे कहा द मैटर ऑफ इकोनॉमी हो सकता है, रिस्पॉन्सिबल है ये बेरोजगारी के लिए। द मैटर ऑफ इकोनॉमी यानी जो अर्थव्यवस्था है वो इसके लिए जवाबदेही है, रिस्पॉन्सिबल है ना। पॉपुलेशन एक्सप्लोड, जैसे जो जनसंख्या जो बढ़ रही है ना, एक्सप्लोड्स कर रही है, राइट, और ये भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, यानी बढ़ती जनसंख्या कह सकते हैं, जनसंख्या विस्फोट कह सकते हैं, है ना। ये सब रीज़न है, ये सब रिस्पॉन्सिबल है, रिस्पॉन्सिबल फैक्टर हैं अनएम्प्लॉयमेंट के, राइट। आवर डेवलपमेंट्स, जो हमारा जो विकासशील देश है ना, वो विकसित नहीं होना, है ना, डेवलप नहीं करना, ये सभी प्रॉब्लम्स है। जैसे आवर डेवलपमेंट प्लान्स फेल, जो भी देश में जो प्लानिंग्स बनते हैं या जो स्कीम्स गवर्नमेंट बनाती हैं वो फेल हो जाने के कारण बहुत बार अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती है ना, बेरोजगारियां बढ़ जाती है। एग्जाइटिंग वेज रेट, जैसे बहुत बार ऐसा भी होता है कि जो मजदूरी दर है वो नहीं मिल पाता है ना, जिसके कारण अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती है। जैसे विलिंग टू वर्क बट नॉट गेट अ जॉब, बहुत यूथ ऐसे हैं, बहुत पर्सन ऐसे हैं जो काम करने के लिए इच्छुक तो हैं बट उन्हें जॉब नहीं मिल रही है। तो ये सब फैक्टर्स है कुछ
जो रिस्पॉन्सिबल है अनएम्प्लॉयमेंट को और भी ज़्यादा इंक्रीज़ करते हैं, राइट। तो इस तरीके से हमने सेकेंड पॉइंट सोचा मेरे दोस्तों। ओके, कैसा लग रहा है वीडियो, और आप लोग ज़रूर बताएंगे। और इससे जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड आप देख रहे हो ना, जो जैसे हो गया पॉपुलेशन एक्सप्लोड्स, द मैटर ऑफ इकोनॉमी डेवलपमेंट, है ना, एक्साइटिंग वेज, मैं सभी का वर्ड जो है आपको PDF में लिंक दे रखा है हमने, वहाँ से आप जाकर इससे रिलेटेड जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड है ना, वो आप वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, और डाउनलोड करके आप लिख लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है इससे रिलेटेड वर्ड। क्योंकि अगर वर्ड मीनिंग आपको पता नहीं होगा तो आप किसी भी टॉपिक पे, है ना, आप नहीं लिख पाओगे। और ये वर्ड बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है किसी भी टॉपिक पे आपको ऐसे लिखने में, क्योंकि बिना वर्ड के आप ऐसे नहीं लिख पाओगे। एक तो आपका स्ट्रक्चर होना चाहिए, कम से कम 40, 50, 60 स्ट्रक्चर होने चाहिए, जो बिल्कुल आप कहते नहीं कि खुद के पास वो चीज़ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कहते हैं कि अगर माइंड ही खाली हो आपका, है ना, कहते हैं अगर मान लीजिए पानी का टैंक अगर वो खाली है ना, तो उसमें से पानी कहाँ से आएगा। तो वो चीज़ माइंड में आपके होनी चाहिए कि मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रक्चर होना चाहिए, है ना, जिससे आप किसी भी टॉपिक पे ईजिली लिखने में कैपेबल हो। ओके, तो दूसरी बात मैंने क्या कहा कि आपको स्ट्रक्चर नॉलेज ढेर सारा होना चाहिए। ओके, तो स्ट्रक्चर नॉलेज कहाँ से होगा, तो धीरे धीरे आप पढ़ेंगे। जैसे टेंस के नॉलेज होने चाहिए, बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर हैं जैसे कैन, कुड, में, माइट, शुड, वुड, है ना, जैसे मॉडल्स के हो गए, ये जो मैंने अभी बताया। जैसे शुरू से जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, इज, एम, आर, वाज, वर, शैल, शैल हैव, इन्फिनिटिव के बहुत सारे स्ट्रक्चर हैं। तो बहुत सारे स्ट्रक्चर का नॉलेज आपको होना चाहिए, पास्ट के, है ना, प्रेजेंट के, फ्यूचर के बहुत सारे स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए, है ना। तो ईजी हो जाता है बहुत ज़्यादा। और सेकेंड थिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट, वो आपके होने चाहिए वर्ड मीनिंग, वर्ड पावर होना चाहिए। तो बहुत सारा वर्ड इससे रिलेटेड मैंने लिख रखा है आप लोगों के लिए, और PDF में इसका लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड करना और अपने सभी दोस्तों को भी शेयर करना कि ज़्यादा से ज़्यादा वो वर्ड को जाने, है ना, जिससे और भी जब ऐसे लिखोगे कोई डिफ़िकल्ट ऐसे, तो उसमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे ये सारे वर्ड मीनिंग। ओके, तो चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं। अब जैसे ही हम लिख रहे हैं अभी अनएम्प्लॉयमेंट पे, तो फिर हमें थर्ड पॉइंट सोचना होगा, है ना। अब जितना, मैंने क्या कहा था अभी, जितना ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट सोच सकते हो उतना सोचो, और जितने ज़्यादा पॉइंट उससे निकालोगे ना आप, जितना ज़्यादा दिमाग लगाओगे उससे ज़्यादा, जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप पॉइंट सोचोगे उतने ही बेहतर आपको मार्क्स मिलने वाले हैं, है ना। और ये काम आसान नहीं होता है मेरे प्यारे दोस्तों, कि आप किसी भी टॉपिक या जिस टॉपिक पे आप लिख रहे हो उससे आपको एक पॉइंट सोचना है, एक आउटलाइन सोचना है, वो भी बेहतर होना चाहिए, है ना। लेकिन आप डरोगे नहीं पहले लिखने से, आप इजी लैंग्वेज का यूज़ करोगे, है ना। ये नहीं सोचोगे जो मैं पॉइंट सोच रहा हूँ कहीं गलत ना हो जाए। अगर ये आप सोच लोगे ना, फिर आप ऐसे नहीं लिख पाओगे। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, जो भी आप पॉइंट सोच रहे हो ये माइंड में सोचो कि यार बिल्कुल सही है, और उसके बारे में आपको लिखना है। ओके, तो नेक्स्ट अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड हमने जो पॉइंट सोचा है आप लोगों के लिए, वह है डिफरेंट टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। यानी अनएम्प्लॉयमेंट की अगर बात करें तो बहुत तरीके के अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं। यानी बेरोजगारी की अगर बात करें तो बहुत टाइप्स की बेरोजगारियां पाई जाती हैं हमारे भारत में, है ना। उसमें से कुछ मैंने आपको मेंशन कर दिया है यहाँ पर। जैसे कहता है देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट प्रेवेलिंग इन इंडिया विच इंक्लूड, कौन कौन से हैं, तो डिस्कस्ड अनएम्प्लॉयमेंट है, और सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट है, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट है, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये जितने भी अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में मैंने अभी आपको बताया है, वो सभी के सभी अनएम्प्लॉयमेंट, ये टाइप्स हैं अनएम्प्लॉयमेंट के। ओके, तो इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे बहुत सारा। अब जैसे ही ये टाइप्स मैंने सोचा कि क्योंकि मैंने देखा ना कि जैसे ही अनएम्प्लॉयमेंट पे लिख रहा हूँ तो फिर मुझे पॉइंट सोचना था, और वो पॉइंट मैंने क्या सोचा कि अरे बेरोज़गारी जब हम लिख रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट पे, तो हो सकता है बेरोज़गारी के बहुत सारे टाइप्स भी होंगे, है ना। क्योंकि इसमें चक्रीय बेरोज़गारी भी, संरचनात्मक बेरोज़गारी बोली जाती है, सीजनल होते हैं, है ना, और एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट भी होता है, जो शिक्षित बेरोज़गारी भी बोलते हैं। कुछ बहुत सारे लोग शिक्षित होते हुए भी बेरोज़गार हैं, है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। पढ़ने लिखने के बहुत सारे लोग ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट होने के बावजूद भी उन्हें जॉब नहीं मिल पाती है ना, और स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये टाइप्स हैं अनएम्प्लॉयमेंट के। ओके मेरे प्यारे दोस्तों, तो कैसा लग रहा है वीडियो, आप लोग बिल्कुल बताते रहेंगे। और ये जो मेरा लिखने का तरीका है, जो आप लोगों को मैंने दिया है टिप्स और ट्रिक्स, जिससे आपको बेहतर से बेहतर मार्क्स मिल पाएगा जब आप एग्ज़ाम में लिखेंगे। ऐसी आपकी कॉपी खूबसूरत दिखेगी तो एग्जामिनर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, जब कॉपी चेक करने वाला जैसे ही आपकी कॉपी
खोलेगा वो, तो जब वो देखेगा तो वो उसका तो पहले ही मंत्रमुग्ध हो जाएगा आपकी हैंडराइटिंग देखकर, आपके पॉइंट्स देखकर, ब्लैक पेन से हेडिंग डाला हुआ, फिर ब्लू पेन से, और जो भी मेन टॉपिक से आप उसको, है ना, जैसे अब मान लीजिए इसमें हमने अंडरलाइन किया है, तो हो सकता है आप जब कोई फ्रेजेस यूज़ कर रहे हो, एडम्स यूज़ कर रहे हो, है ना, तो आप उसको इस तरीके से ब्लैक पेन से अंडरलाइन भी कर देते हो ना। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लो ये क्या है, मेन पॉइंट से, तो इस तरीके से अगर मैं अंडरलाइन भी कर देता हूँ ना कहीं कहीं, तो वो क्या सोचता है कि यार हाँ ये जो मेन पॉइंट्स हो सकते हैं, तो इस तरीके से और भी आपकी कॉपी खूबसूरत दिखती है, मेन पॉइंट्स को अंडरलाइन कर दें। ओके, तो चलिए आगे हम फिर से एक नया टॉपिक सोचते हैं, क्योंकि आप मैंने क्या कह दिया अभी आपको कि जितना टॉपिक सोचोगे आप, जितनी टॉपिक आप सोच सकते हो सोचते जाओ, जितने टॉपिक सोचोगे उतने ही ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे और उतनी ही ज़्यादा सहूलियत होगी आपको किसी भी टॉपिक पे ऐसे लिखने में, है ना। तो ये डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस पे, खूब सारा आप प्रैक्टिस करो, पहले तो स्टडी करो, पढ़ो उसको, और फिर उसमें से खुद से, है ना, एक आप टॉपिक मतलब इस तरीके से पॉइंट्स को निकालो और उस पॉइंट से रिलेटेड ब्लू पेन से, है ना, उसके बारे में लिखो। इससे क्या होगा कि आपकी कॉपी की खूबसूरती बढ़ती है, और उससे फ़ायदा क्या है ना कि हम किसी भी चीज़ को ईजी तरीके से याद करने, है ना, और लिखने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है ये। तो आप जैसे ही लिखोगे ना तो आपको पता चल जाएगा। कहते हैं ना कि कोई चीज़ अगर हमको मान लो 200 या 250 वर्ड्स में एग्ज़ाम में पूछता है, तो ये बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है जब हम इससे रिलेटेड 5, 7 या 8, 10 हम पॉइंट्स जब सोच लेते हैं ना, तो ये काम हमारे लिए और भी ज़्यादा ईजी होता है मेरे प्यारे दोस्तों। अभी तो आपको नहीं लग रहा होगा, लेकिन 2-3 जब ऐसे प्रैक्टिस कराऊंगा ना मैं ऐसे, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, है ना, और इसके क्या बेनिफिट्स हैं, तो पॉइंट्स की क्या वैल्यू होती है आपको पता चल जाएगा। अब मान लो अब एग्ज़ाम में ही अगर 250 वर्ड्स में आ जाता अनएम्प्लॉयमेंट पे लिखने के लिए, तो आप क्या करते हैं, आप बहुत बच्चे क्या करते हैं, इस तरीके से लिखते जाएंगे। ओके, तो थोड़ा सा आवाज़ की प्रॉब्लम हो गई थी, क्योंकि थोड़ा सा वेदर यहाँ पे मेरे प्यारे दोस्तों थोड़ा सा गड़बड़ हो चुका है, और काफ़ी दिनों बाद बारिश हो रही है, तो थोड़ा सा आवाज़ में हो सकता है प्रॉब्लम हो सकती है आप लोगों को, तो थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा प्लीज़। ओके, इसमें नेक्स्ट हम बात करते हैं। अभी हमने आपको कहा कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट सोच सकते हो, आउटलाइन सोच सकते हो, उतनी ज़्यादा सोचो। और आपको मैंने ये भी कहा कि 250 वर्ड्स में आए, 500 वर्ड्स में आए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जितने भी वर्ड्स में आपको लिखने हैं आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप उस टॉपिक से जितना से ज़्यादा मेन पॉइंट से आउटलाइन सोच सकते हैं, वो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए, अभी तो हमने 3 पॉइंट्स ही सोचा है, नेक्स्ट एक पॉइंट हमने सोच रखा है आप लोगों के लिए, और आपको भी इसी तरीके से सोचना है। मैं तो आपको पॉइंट्स बता रहा हूँ, है ना, आपको भी इसी तरीके से पॉइंट सोचना है। फिर देखिए नेक्स्ट पेज, है ना। अब आगे कहता है अनएम्प्लॉयमेंट रेट सेंसस रिपोर्ट ऑफ 2011। ओके, अब ये कहता है 2011 की जनगणना के अनुसार जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसका अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या रहा है ना। तो चलिए इसके बारे में, तो ये पॉइंट्स हमने सोचा, और इसी तरीके से आपको जो भी टॉपिक पे, जिस टॉपिक पे आप ऐसे लिख रहे हो, इसी तरीके से आपको पॉइंट सोचने होंगे। जैसे 3 पॉइंट उधर सोचा था हमने, ये 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, और भी बहुत सारे पॉइंट हैं जो आपको सोचने होंगे और आपको लिखने होंगे। जितने आप पॉइंट सोच सकते हो, है ना, आप सोचो, ये मत डरो, और ये मत सोचो कि यार मैं जो पॉइंट सोच रहा हूँ वो सोच रहा हूँ कहीं गलत ना हो जाए। पॉइंट कभी गलत नहीं होते, बस कहते हैं ना कि कुछ चीज़ें पढ़ते हैं हम और उसके बारे में हम सोचते हैं, यानी कुछ हिंट्स होता है और उस हिंट्स के सहारे हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो वही काम ये मेन पॉइंट्स करते हैं, और यही आपको मार्क्स दिलाते हैं बहुत सारा एग्ज़ाम में, और इम्प्रेशन अच्छी पड़ती है आपकी कॉपी पे। और जब एग्ज़ामिनर कॉपी चेक करता है, और एक तो सरलता भी हो जाती है ना हमें ये ऐसे लिखने में। तो क्या था, अनएम्प्लॉयमेंट रेट सेंसस रिपोर्ट ऑफ 2011। इसमें क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2011 10 मिलियन इंडियंस विद ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट एंड टेक्निकल डिग्रीज वे आर लुकिंग फॉर वर्क। अब देखिए कितनी अच्छी बात है, कहता है 2011 की जनगणना के अनुसार बात कर रहा है 10 मिलियन इंडियंस, यानी 10 मिलियन इंडियंस की बात कर रहा है विद ग्रेजुएट, यानी ग्रेजुएट है उसमें, कुछ पोस्ट ग्रेजुएट है यानी स्नातक भी हैं, और स्नातकोत्तर की जो पढ़ाई करते हैं वो, यानी ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट की बात कर रहा है। एंड टेक्निकल डिग्रीज भी हैं बहुत सारे लोगों के पास, बहुत सारे यूथ के पास, फिर भी वो लोग जॉब के लिए ढूंढ रहे हैं, जॉब के लिए भटक रहे हैं, है ना। दिस मीन्स 15% इंडियंस हैविंग हायर एजुकेशन आर सीकिंग जॉब।
फिर भी वो लोग कहता है कि 15% जो भारतीय हैं वो हायर एजुकेशन उनके पास है, यानी उच्च शिक्षा है, फिर भी वो लोग जॉब की तलाश में घूम रहे हैं, भटक रहे हैं। इंडियंस अनएम्प्लॉयमेंट रेट ग्रीव फ्रॉम 6.8% इन 2001 टू 9.6% इन 2011। अब देखिए कितनी अच्छी बात कहता है। जो टॉपिक हमने ये जो चूज़ किया था उसी से रिलेटेड हमने बातें लिखी हैं इसमें। तो यही चीज़ आपको ध्यान रखना होगा कि जो भी आप पॉइंट सोचे हैं आपने, उसी पॉइंट से रिलेटेड आप बातों को जिक्र करें इस ब्लू पेन से। ओके, और जो भी आपको टॉपिक्स लगता है कि इसमें मैंने कुछ अच्छा चीज़ ऐड किया है, मेन पॉइंट्स हो सकते हैं, जैसे यहाँ मैंने परसेंटेज को दर्शाया है, तो इस तरीके से आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं, जिससे एग्जामिनर जब इस चीज़ को नोटिस करेगा, है ना, तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक्सप्रेशन भी पड़ता है ना, वो उस चीज़ को नोटिस करेगा। या आप बीच में भी यहाँ पर ब्लैक पेन से इन सब चीज़ों को आप क्या कर सकते हो, अंडरलाइन कर सकते हो। ओके, तो कैसा लग रहा है वीडियो, आप बिल्कुल बताते रहना, ठीक है। तो इंडियंस अनएम्प्लॉयमेंट रेट कहता है बढ़ा है, कब से, कहता है 6.8% बढ़ चुका है। जब 2001 की बात कर रहे हैं, 2001 में ये 6.8 था, अब 2011 में ये 9.6 बढ़ चुका है। तो आप देख सकते हो किस तरीके से बेरोजगारी रेट बढ़ रहा है। ओके, और इस तरीके से कितनी बड़ी प्रॉब्लम्स है हमारे। सबसे बड़ी अगर बात करेंगे, देश के विकास में सबसे बड़ी बाधक है, और इसका कारण भी मैंने बताया आपको कि क्या रीज़न है ना, जैसे पॉपुलेशन का एक्सप्लोड करना, राइट, और हमारे जो भी स्कीम्स है ना, जो गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाए तो वो फेल करता है, तो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। ओके, तो इस तरीके से नेक्स्ट पॉइंट हम फिर से सोचेंगे। ओके, तो कैसा लग रहा है, जितने पॉइंट्स आप सोच रहे हैं, आप जितने पॉइंट सोच सकते हो सोचो, आप जितना सोचोगे उतने ही आपको मार्क्स मिलने वाले हैं, उतना ही ईजी होने वाला है, उतनी ही कॉपी आपकी सुंदर दिखेगी। चाहे वो एग्ज़ाम्स में ऐसे कितने भी वर्ड्स में पूछे, कभी कभी वर्ड्स में पूछता है, तो कितने भी वर्ड्स में पूछे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है आपको। बस माइंड में एक ही चीज़ होनी चाहिए कि मुझे पॉइंट सोचना है, मुझे पॉइंट सोचना है, और जितने पॉइंट आप सोचोगे उतने ही बेहतर आपको मार्क्स मिलने वाले हैं। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, देख रहे हो ना, पॉइंट ही तो सोच रहा हूँ, और पॉइंट सोचने से क्या सहूलियत मिल रही है मुझे, है ना, क्या आसान हो रहा है। आप चीज़ ये भी तो नोटिस कर रहे हो ना कि क्या हो रहा है सर। एक तो कॉपी हमारी खूबसूरत दिख रही है, एक ब्लैक पेन से जो हमने पॉइंट सोचा है वो, और उसी पॉइंट्स के बारे में जब हम ब्लू पेन से लिख रहे हैं तो इससे हमारी कॉपी की सुंदरता यानी 4 चांद लग जाता है ना मेरे प्यारे दोस्तों। एक तो पॉइंट्स हमने सोचा और ऊपर से कॉपी की सुंदरता, तो वो एग्जामिनर तो बस दिल खोल के नंबर देता है, भैया ले 10 में 10 तो 9 में, अगर 20 मार्क्स है तो 20, 25 है तो 5 में 5 देगा आपको। आपके मार्क्स कटने ही वाले नहीं है। बस ध्यान क्या रखेंगे कि इजी वर्ड्स का यूज़ करेंगे, इजी सेंटेंस का यूज़ करेंगे, ताकि एग्जामिनर को इजीली समझ में आए कि आप कहना क्या चाहते हो, सेंटेंस में लिखना क्या चाहते हो। तो मैंने क्या कहा था कुछ देर पहले कि आप ये मत सोचो कि मैं जो पॉइंट सोच रहा हूँ वो गलत हो सकता है, नहीं, आप बिल्कुल सही पॉइंट सोच रहे हो, और उसी पॉइंट से रिलेटेड आपको ब्लू पेन से इंडिकेट करना है, चीज़ों को लिखना है। ओके, तो नेक्स्ट हमने पॉइंट क्या सोचा है दोस्तों, वो देखिए, एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ इकोनॉमी एंड सोसाइटी। और कहता है इसका विपरीत प्रभाव यानी गलत प्रभाव क्या पड़ता है अनएम्प्लॉयमेंट का हमारी इकोनॉमी और सोसाइटी पर, समाज पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, हमारी अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। अगर बेरोजगारी बढ़ रही है तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, है ना, तो इसका विपरीत प्रभाव क्या पड़ेगा। तो कहता है द प्रॉब्लम, मैंने इसी से रिलेटेड लिखा है, जो पॉइंट हमने सोचा है ना मेरे प्यारे दोस्तों, इसी से रिलेटेड हमने ये ब्लू पेन से लिखा है। इसीलिए आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, जो भी आप पॉइंट सोचा है आपने उसी से रिलेटेड ब्लू पेन से इसमें बातें आपको लिखनी है। ओके, कहता है द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ऑल्सो हैज़ adverse effect of the economy and society. It causes loss of human resources. Apart from this, unemployment breeds many social problems and comprising dishonesty, gambling, bribery, theft, etc. कहता है कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स को क्रिएट करता है जो अनएम्प्लॉयमेंट जब बढ़ती है ना, तो क्या क्या प्रॉब्लम इसका विपरीत यानी जो प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है वो हमारी इकोनॉमी में पड़ता है और सोसाइटी में पड़ता है। सोसाइटी में क्या इफेक्ट पड़ता है, इट कॉजेज लॉस ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, जो भी ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, है ना, इन सब को, है ना, जैसे सोशल प्रॉब्लम्स की अगर बात करें तो क्या क्या चीज़ें बढ़ जाती हैं, है ना, उसकी तुलना में अगर बात की जाए तो डिसऑनेस्टी है ना, गैम्बलिंग, जो लोग जुआ वगैरह खेलना शुरू कर देते हैं, ब्राइबरी यानी चोरियाँ डकैतियाँ वो लोग करना स्टार्ट करेगा। जाहिर सी बात है ना मेरे प्यारे दोस्तों, अगर मान लो कि
बेरोज़गारी बढ़ेगी तो उनको तो रोज़गार मिलेगा नहीं, फिर बात आएगी पैसे की, घर चलाने की बात आएगी, तो वो लोग क्या करेंगे, यही किसी से बेईमानी करेंगे, जुआ वगैरह खेलेंगे, चोरियाँ डकैतियाँ करेंगे, थेफ्ट करेंगे। तो इससे क्या आपने देखा कि इसका एडवर्स इफ़ेक्ट पड़ रहा है हमारी इकोनॉमी और सोसाइटी पे। तो कि बहुत बड़ी मतलब प्रॉब्लम्स है हमारे। अगर बात करें नेशनल इशू की बात करें, तो मैंने आप कहा था ना कुछ देर पहले कि नेशनल इशू यानी उससे रिलेटेड कोई भी टॉपिक आपके एग्ज़ाम में आता है, और हो सकता है कि अनएम्प्लॉयमेंट भी आपके एग्ज़ाम में देखने को मिल सके, है ना। जो 4 या 5 जो भी ऑप्शंस में होते हैं, हो सकता है उसमें आपको ये अनएम्प्लॉयमेंट भी आपके एग्ज़ाम में आ जाए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी, तो ध्यान रखेंगे इसको। और इससे रिलेटेड सबसे बड़ी चीज़ है कि डिफ़िकल्ट वर्ड है, और मैं वर्ड की सीरीज़ भी आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, और इसका लिंक आपको पीडीएफ में जाइएगा, ठीक है, उसमें आपको मिल जाएगा। वहाँ से आप डाउनलोड करके सारे वर्ड को आप अच्छे से याद कर लेंगे, और अपने सारे दोस्तों को भी भेजेंगे कि कैसे वो अच्छे से अच्छा मार्क्स ला सकते हैं एस्से में, ऐसे कैसे लिखें, है ना। सारे तरीक़ों उनको शेयर कीजिए, उनको बताइए, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए खूब सारा, है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हमने सोच रखा था इससे रिलेटेड कि गवर्नमेंट हैज़ टेकन नेसेसरी स्टेप्स बाय द गवर्नमेंट। अब जाहिर सी बात है कि जब बेरोज़गारी है तो बेरोज़गारी के लिए कुछ ना कुछ सरकार भी तो ध्यान दे रही होगी ना मेरे प्यारे दोस्तों। हाँ, बिल्कुल दे रही होगी। तो सरकार के द्वारा इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स है, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोज़गारी हमारे देश में सबसे बड़ी बाधक है ना, कंट्री को डेवलप होने में, है ना। तो उसके लिए सरकार ने भी बहुत सारे स्टेप्स उठाए हैं, है ना, बहुत सारे कदम उठाए हैं। तो उनमें बहुत सारे इनिशिएटिव्स टैकल किया है उन्होंने। इशू ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, जैसे इंडिया की बात करें, फ्यू स्कीम्स हैं जो मेंशन किया है मैंने। तो इस तरीके से जो भी टॉपिक हमने सोचा उस टॉपिक से रिलेटेड आप देख सकते हैं, ब्लू पेन से हमने इसमें अंडरलाइन करके लिख रखा है। जैसे प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम चला था गवर्नमेंट के द्वारा। उसके बाद स्वराज जयंती, ग्राम स्वराज योजना, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। तो इस तरीके से बहुत सारे स्कीम्स चलाए गए थे गवर्नमेंट के द्वारा, है ना, इसको अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने के लिए। और इसमें बहुत सारे सक्सेसफुल रहे हैं और बहुत सारे अनसक्सेसफुल भी रहे हैं, लेकिन हमेशा इसके बारे में सरकार ध्यान देती रहती है, और हमेशा जो पहल है इसके बारे में हमेशा चर्चा करती रहती है। तो इस तरीके से और भी बहुत सारे पॉइंट हैं जो इससे रिलेटेड आप सोच सकते हैं, है ना। बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी और आप लोग भी, है ना। बस मुझे ये बताना था कि आप बेहतर से बेहतर कैसे ऐसे लिख सकते हैं और आप कैसे सुंदर ऐसे लिख सकते हैं, और जो कॉपी चेक करते हैं एग्ज़ाम में तो उनके ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है, और बेहतर आपकी कॉपी सुंदर कैसे दिख सकती है ना। इसके बारे में मेरा बताना मेन पर्पज़ था, और वो चीज़ आप देख सकते हैं कि आपको कॉपी कैसे एग्ज़ाम में लिखना है सुंदर से सुंदर, ओके। और अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड बहुत सारे प्यारे वर्ड्स भी आप लोगों के लिए मैंने रेडी किया है, तो इसका लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा। वहाँ से आप सारे वर्ड यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं और लिख सकते हैं, और याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये वर्ड, जितने भी वर्ड हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव वर्ड हैं, जो कि जब भी आप कोई ऐसे लिखेंगे तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। इसमें कुछ फ्रेज़ मिलेंगे आपको, कुछ कंजंक्शन के वर्ड्स मिलेंगे, कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड मिलेंगे। तो ये बहुत ही बेहतरीन वर्ड हैं जो अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड। डिफ़िकल्ट वर्ड की बात करें, यहाँ पर देख सकते हैं मैंने लिखा है, जैसे पहला है प्रोग्रेसिंग, प्रगति करना, बाय लीप्स एंड बॉन्ड्स, ये आपका फ्रेज है, दिन दूनी रात चौगुनी। तो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। जैसे इन द मैटर ऑफ इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था के मामले में, लॉपसाइडेड, एक तरफा, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। नेट रिजल्ट, अंतिम परिणाम, शार्प इंक्रीज, है ना, अनएम्प्लॉयमेंट पीपल, बेरोजगार लोग, वन ऑफ द, निम्न में से एक, मेजर प्रॉब्लम यानी मुख्य समस्या, है ना। डेवलपिंग कंट्री, विकासशील देशों की अगर बात कीजिए तो उसको इंग्लिश में डेवलपिंग कंट्री बोलते हैं। लाइक ये आपका कंजंक्शन वर्ड एज, ये सब कंजंक्शन वर्ड में आ जाते हैं। पॉपुलेशन एक्सप्लोड यानी जनसंख्या विस्फोट सबसे बड़ा रीज़न है अनएम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज़ करने के लिए। प्रोवाइडेड, है ना, उपलब्ध करवाना, अनएम्प्लॉयड यूथ यानी बेरोजगार युवा। इन स्पाइट ऑफ, ये भी आपका एक कंजंक्शन वर्ड है, प्रीपोजिशन वर्ड भी आप इसको कह सकते हैं कि बावजूद होता है। सीरियस यानी गंभीर, एज एवर, ये तो कुछ
देख सकते हैं आप, कंजंक्शन वर्ड है और इसमें डिफ़िकल्ट वर्ड भी हैं। ओके, तो इस तरीके से बहुत ही प्यारे वर्ड हैं, आप देख सकते हैं। एक लगभग मैंने 90+ वर्ड्स मैंने आपके लिए कलेक्शन कर रखा है, आप देख सकते हो, है ना। बहुत ही प्यारे वर्ड है, बहुत ही यूजेबल वर्ड है, जो आपको अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड आप और भी बेहतर से बेहतर ऐसे लिखना चाहते हैं। जैसे पॉइंट्स आप, जैसे मैंने आपको 6 पॉइंट बताया, और भी 8, 9, 10, 11 जितने पॉइंट्स आप लिख सकते हैं उतना ज़्यादा लिखेंगे। लेकिन वो लिखने के लिए आपको सबसे ज़्यादा जो नेसेसिटी है, आवश्यकता पड़ेगी वो वर्ड्स की, और वो वर्ड मैं आप लोगों के लिए स्पेशली मैंने तैयार की है, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त वर्ड है। ओके, जैसे इन्वेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो अनैच्छिक बेरोजगारी, इसका मतलब होता है वेरी, जिसमें विलिंग टू वर्क यानी काम करने को इच्छुक हैं, तैयार हैं, फिर भी उन्हें जॉब नहीं मिलती है ना। तो यही तो अनएम्प्लॉयमेंट है। प्रेवलिंग यानी प्रचलित है, इंक्लूड यानी शामिल करना। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट की चर्चा की थी हमने, जिसको मौसमी बेरोजगारी बोलते हैं। डिस्गस्ट अनएम्प्लॉयमेंट, प्रच्छन्न बेरोजगारी, ये सब टाइप्स ऑफ जो अनएम्प्लॉयमेंट मैंने बताया था, उसमें आपको बताया था। एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट यानी शिक्षित बेरोजगारी, इसमें मैंने बताया था कि लोग पढ़े लिखे तो हैं, शिक्षित है, फिर भी उन्हें नौकरी नहीं मिल पाती है, ग्रेजुएट है, कुछ पोस्ट ग्रेजुएट है। और किस तरीके से सेंसस ऑफ 2011 जो रिपोर्ट था अनएम्प्लॉयमेंट का, वो भी मैंने आपको बताया था। एक्चुअल रिक्वायर्ड, तो जितने भी वर्ड आप देख रहे हो ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, जो कि आपको बेहतर से बेहतर ऐसे लिखने में हेल्पफुल रहेगा। और क्या तरीका है, मैंने सारे तरीके आपको बताया, और क्या करना है आपको, क्या नहीं करना है ना, वो सारी चीज़ें भी हमने चर्चा की। तो आप बेहतर से बेहतर ऐसे कैसे लिख पाएंगे। तो कैसा वीडियो लगा आप लोग ज़रूर बताएंगे, अपने सारे दोस्तों को भेजेंगे। और अच्छा वीडियो लगा है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ओके, थैंक यू सो मच।